हाँ जी, व्हाट्सअप कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी तक हमने कितना कवर कर लिया है? हमने चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 दोनों कवर कर लिए हैं। आई जस्ट होप आप लोगों ने दोनों एक बार चैप्टर्स रिवाइज़ कर लिए होंगे बिफोर स्टार्टिंग दिस क्लास बिकॉज़ आज हम क्या करेंगे? आज हम दोनों चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करेंगे और वो सॉल्व करने से पहले हम समझेंगे कि एग्ज़ाम में किस तरह से आपको अपने आंसर फ्रेमिंग करनी है। तो अभी भी अगर आप लोगों ने अपने चैप्टर 1 एंड 2 रिवाइज़ नहीं किया है, तो यहीं पे मुझे आप पॉज़ कर दीजिए एंड पहले जाकर के दोनों चैप्टर्स को रिवाइज़ करके आइए एंड देन स्टार्ट मी फ्रॉम हियर अगेन। ठीक है? एंड जिन्होंने अब रिवाइज़ कर लिया है, उनके लिए अपन आगे चलते हैं। तो सबसे पहले अपन कौन-सा चैप्टर करेंगे? चैप्टर नंबर 1 करेंगे प्रिलिमिनरी एंड देन चैप्टर नंबर 2 इनकॉर्पोरेशन। लेकिन डायरेक्टली क्वेश्चन पे जाने से पहले अपन समझते हैं कि किस तरह से हमें क्या करना होता है, आंसर फ्रेमिंग करनी होती है। सो क्वेश्चन एग्ज़ाम में क्वेश्चन 2 तरीके के आ सकते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन कैसा आ सकता है? डायरेक्ट क्वेश्चन। मैम डायरेक्ट क्वेश्चन से आपका क्या मतलब है? लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक्सप्लेन द स्टेप्स फॉर इनकॉर्पोरेशन of a company under the Companies Act 2013। अब क्या है ये डायरेक्ट क्वेश्चन है बिकॉज इसमें क्या पूछा कि स्टेप्स बताओ फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। तो ये क्वेश्चन पढ़ती है आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या लिखना है, सेक्शन नंबर 7 से रिलेटेड यहाँ पे कंटेंट लिखना है। एंड हाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर क्वेश्चन आंसर एज पर सेक्शन 7 of Companies Act 2013। A company can be incorporated by following the below steps। एंड ये लाइन लिख करके फिर आपके जो एक्चुअल लॉ में पॉइंट्स हैं वो आप 1 2 3 करके सारे यहाँ पर लिख देंगे। यानी कि जो हमारा वन टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है व्हिच इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, तो वो तो बहुत सिंपल सा है कि हमें सिर्फ क्या आइडेंटिफाई करना है, सेक्शन नंबर आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा आएगा एंड देन वी कैन स्टार्ट आवर आंसर। ठीक है? हो सकता है कि कभी तो क्वेश्चन में ही दे दें। जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिखा था? यहाँ पे मैंने लिखा था अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। हो सकता है क्वेश्चन ये भी लिख दे अंडर सेक्शन 7 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो उसमें तो आपको सेक्शन नंबर भी आइडेंटिफाई नहीं करना, आपको डायरेक्टली बस अपना आंसर फ्रेमिंग पे ध्यान देनी है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन में तो बहुत सिंपल से हुआ कि आपको क्या करना है, एकदम डायरेक्टली आंसर देने हैं, अपना डायरेक्टली प्रोविजन के साथ शुरू करना है। बस एक पॉइंट का आपको ध्यान रखना है कि हम भली से डायरेक्ट क्वेश्चन लिखें या दूसरा टाइप का क्वेश्चन जो अभी अपन देखेंगे उसकी स्टार्टिंग करें, हमेशा आंसर की स्टार्टिंग आपकी कैसी होनी चाहिए? विद द सेक्शन नंबर। जैसे मैंने भी यहाँ पे लिखा है एज पर सेक्शन नंबर 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट। अगर यहाँ पे क्वेश्चन ने ऑलरेडी बता दिया आपको सेक्शन नंबर 7, तो आपके लिए तो बढ़िया है, आपने एकदम करेक्ट यहाँ पर दोबारा से लिख दिया सेक्शन नंबर। लेकिन अगर क्वेश्चन ने नहीं बताया तो आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इनकॉर्पोरेशन कौन से सेक्शन के अंडर कवर हो रहा है एंड देन यू हैव टू राइट द सेक्शन नंबर। ठीक है? तो इट्स ऑलवेज बीइंग रिकमेंडेड कि जब भी आप अपने आंसर स्टार्ट कर रहे हो तो हमेशा इसी तरह से स्टार्ट करो कि आपका सेक्शन नंबर कोट होना चाहिए कि कौन सा सेक्शन नंबर के बारे में आप आगे बात करने वाले हो। बट ये थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट भी रहता है कि आपको ये नंबर जब ही लिखना है व्हेन यू आर 100% श्योर कि हम सही सेक्शन नंबर कोट कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी डाउट है ना कि ये गलत भी हो सकता है, डोंट राइट द सेक्शन नंबर। बहुत ज्यादा बैड इम्पैक्ट और यू कैन से अ रॉन्ग इम्प्रेशन एग्जामिनर के ऊपर पड़ता है।
क्यों एग्जामिनर के ऊपर रॉन्ग इंप्रेशन जाता है? बिकॉज़ एग्जामिनर को लगता है कि बच्चे को इस प्रोविज़न के बारे में, प्रोविज़न इन द क्वेश्चन, इसके बारे में भी नॉलेज नहीं है बिकॉज़ ही हैज़ रोट द इनकरेक्ट सेक्शन नंबर, प्लस इसने जो सेक्शन नंबर कोट किया है, सेक्शन कोटेड, उसे उस प्रोविज़न के बारे में भी क्या है? नो नॉलेज है। यानी कि उसे डबल इनकरेक्ट इंप्रेशन हो गया बिकॉज़ एक तो जो क्वेश्चन में प्रोविज़न है, उसे उसका सेक्शन नंबर नहीं पता था और जो सेक्शन इसने कोट किया है, उसके प्रोविज़न के बारे में इसे नहीं पता। तो अगर आपको थोड़ा-सा भी डाउट है ना, डोंट राइट द सेक्शन नंबर्स। बहुत ज़्यादा गलत इंप्रेशन आपका एग्ज़ामिनर के ऊपर जा सकता है। तो मेरी आपको एकदम हार्ड सजेशन है ये कि जब आप 100% श्योर हो दैट दिस इज़ द सेक्शन नंबर, ओनली देन यू आर गोइंग टू राइट द सेक्शन नंबर। क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो आपके बल्ले-बल्ले हो गए, आपको कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में से देख के सेक्शन नंबर कोट कर देना है। बट इफ यू आर हैविंग अ डाउट, 1 सेकंड। हाँ जी, तो व्हाट आई वाज़ सेइंग कि अगर आपको सेक्शन नंबर में थोड़ा-सा भी डाउट है ना, प्लीज़ डोंट कोट इट। उसकी जगह आप क्या कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ राइटिंग एज़ पर सेक्शन 7 ऑफ द कंपनीज़ एक्ट, आप इस लाइन को चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज कर सकते हो? बाय राइटिंग एज़ पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज़ एक्ट 2013। यानी कि आपने बस क्या लिख दिया कि एज़ पर द प्रोविजंस, जो भी प्रोविजंस है कंपनीज़ एक्ट, उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर इस तरह से स्टार्ट हो गया। लेकिन गलत सेक्शन मत लिखो। इसमें क्या होगा, एग्ज़ामिनर को बस ये लगेगा कि ठीक है, बच्चे को करेक्ट सेक्शन नंबर नहीं पता अबाउट दिस प्रोविजन, लेकिन उसने कोई इनकरेक्ट भी कोट नहीं किया है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा जो इम्प्रेशन होता है, बस सिवियरिटी की बात है कि यहाँ पे तो बहुत ही बुरा लगेगा कि बच्चे को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। यहाँ पे लगेगा कि ठीक है, बच्चे को अभी ये वाला सेक्शन नहीं पता, लेकिन उसने करेक्ट प्रोविजंस लिखे हैं तो ओके। अगर आप अपना इनकरेक्ट करेक्ट सेक्शन नंबर लिखते हो तो उसका आपको 1 मार्क्स मिलता है। दिस इज़ अ स्टैंडर्ड थिंग कि अगर आपने करेक्ट सेक्शन नंबर लिखा है, तो आपको उसका 1 मार्क्स अलॉट होगा। अगर आपने इन कोई भी सेक्शन नंबर कोट नहीं किया है, तो आपको ये मार्क्स नहीं मिलने वाले। सपोज़ अगर कोई 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको अगर पूरा प्रोविज़न सब कुछ एकदम सही है, तो आपको 4 मार्क्स ही मिलेंगे, लेकिन 1 मार्क्स ऑफ द सेक्शन नंबर वो आपको नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर आपने इनकरेक्ट लिख दिया, तो उस केस में तो आपको 4 मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको कहीं न कहीं 3 मार्क्स मिलेंगे या आपको 2.5 इतने ही मिलेंगे बिकॉज़ एग्ज़ामिनर को बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि बच्चे को सेक्शन नंबर्स की नॉलेज नहीं है। अब ये थोड़ा एग्ज़ामिनर टू एग्ज़ामिनर भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह से इसे लेते हैं। किसी एग्ज़ामिनर को लगेगा कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 मार्क्स भी दे सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जनरली इस जब आप इनकरेक्ट सेक्शन नंबर लिखते हो तो उसमें मार्क्स ज़्यादा कटते हैं एंड हमें तो एक जनरलाइज़्ड वे में ही समझना होगा कि हमारे लिए सबसे बेटर क्या है। 100% श्योर हो, बिल्कुल कोट करो सेक्शन नंबर। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, बिल्कुल कोट करो। वरना अगर थोड़ा-सा भी डाउट है, तो इस तरह से लैंग्वेज बना कर के एज़ पर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज़ एक्ट आपको अपने आंसर की शुरुआत करनी है। ठीक है? तो ये तो था जब वी आर हैविंग द डायरेक्ट क्वेश्चन। अब दूसरा आता है हमारा इनडायरेक्ट क्वेश्चन और यू कैन से एज़ एनालिटिकल क्वेश्चन। यानी कि अभी तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ था? हमने डायरेक्टली क्वेश्चन बोला कि इनकॉर्पोरेशन के हमें स्टेप्स बताने हैं। लेकिन अब हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया है, हमारे पास केस स्टडी फॉर्मेट में क्वेश्चन आया है। केस स्टडी फॉर्मेट में क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है? लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ इट। मिस्टर ए incorporated an OPC. He wants to appoint his 16-year-old son, Mr. B, as his nominee. Suggest whether this approval, this proposal is correct or not. मैंने क्या क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे?
कि मिस्टर ए ने क्या करी है, एक 1 पर्सन कंपनी ओपन करी है और वो अपने 16 ईयर ओल्ड सन को क्या बनाना चाहते हैं, नॉमिनी बनाना चाहते हैं। अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि क्या इस पूरे प्रपोज़ल में कोई गलती है क्या? तो देखो मिस्टर ए ओपीसी बनाना चाहते हैं तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस वो क्या होने चाहिए, इंडियन सिटीज़न होने चाहिए। लेकिन जो दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि वो अपने 16 इयर्स ओल्ड सन को क्या बनाना चाहते हैं, नॉमिनी बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम है। क्योंकि लॉ क्या बोलता है, सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग क्या है कि नॉमिनी कौन बन सकता है? नॉमिनी एक इंडियन सिटीज़न ही बन सकता है। रेसिडेंटशिप से कोई मतलब नहीं है एंड वो क्या होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, नॉट अ माइनर। एंड माइनर की डेफिनेशन क्या है, जो 18 साल से कम के होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, माइनर बोलते हैं। एंड यहाँ पे हमारा सन कितने का है, 16 ईयर ओल्ड है। तो यानी कि जो वो नॉमिनी बनाना चाह रहे हैं अपने सन को, वो नहीं बना सकते हैं, एज इट इज अगेंस्ट दी सेक्शन नंबर 3 विच टॉक्स अबाउट दी ओपीसी। तो यहाँ पे हमें ये गलती पता चल रही है, राइट। तो अब यहाँ पे डायरेक्टली नहीं पूछा गया कि नॉमिनी के क्या प्रोविजंस है, नो इट इज नॉट बीइंग आस्क्ड। यहाँ पे केस स्टडी आई एंड आपको केस स्टडी में से आइडेंटिफाई करना था कि व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज रॉन्ग फाइंड आउट करने के बाद आपको देखना है कि कौन से प्रोविजन में, विच प्रोविजन विच प्रोविजन इट इज गोइंग टू फॉल इन, कौन से प्रोविजन में ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट आ रहा है, एंड देन यू हैव टू राइट द आंसर। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि सेक्शन नंबर 3 के अंदर ये प्रोविजन कवर हो रहा है। तो अब आप क्या बनाओगे, अपना आंसर फ्रेम करोगे। आंसर आप किस तरह से फ्रेम करोगे, सबसे पहले हम लिखेंगे प्रोविजंस। हमारे प्रोविजंस क्या है, एज पर सेक्शन 3 of Companies Act 2013, a member of OPC needs to appoint a nominee a person can be appointed as nominee only if it qualifies the following conditions. कंडीशन नंबर 1 क्या है, he must be a he must be an Indian citizen. There is no mandatory requirement of him being resident in India. सेकंड क्या है, he must not be a minor. He must not be nominee in any other OPC. तो यहाँ मैंने क्या लिख दिए, सारे मैंने प्रोविजंस लिख दिए हैं। एक पॉइंट और लिख देते हैं,
ही मस्ट नॉट बी अ must be a natural person। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सारे क्या लिख दिए, प्रोविजंस लिख दिए कि हमारा लॉ क्या बोलता है। उसके बाद अब हम क्या लिखेंगे, फैक्ट्स लिखेंगे केस के। फैक्ट्स हमारे क्या है, सेम जो क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है वही हमारे फैक्ट्स होते हैं। आपको बिल्कुल शॉर्ट 1 या 2 लाइन में अपने फैक्ट्स को ओवर करना होता है। जैसे अब मैं लिखती हूँ यहाँ पे, मिस्टर ए हैज इनकॉर्पोरेटेड an OPC and wants to appoint his 16-year-old son as nominee। यही हमारे फैक्ट्स हैं। अब लास्ट में आ जाएगा कंक्लूजन। अब कंक्लूजन भी आपको कैसे शुरू करना है, फिक्स्ड लाइन है, इन द लाइट ऑफ अबव प्रोविजंस, यानी अबव प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए जो हमने अभी जस्ट ऊपर लिखे हैं। मिस्टर ए कैन नॉट अपॉइंट हिज सन एज नॉमिनी बिकॉज एज पर सेक्शन 3 minor person cannot become a nominee। Therefore, this proposal is incorrect। तो क्या लिखा है, सबसे पहले मैंने फैक्ट प्रोविजंस लिखे, जो भी मेरे रेलेवेंट प्रोविजंस थे। Then I write about the facts of the case and then I give the conclusion। यानी कि what I did, PFC। हमेशा आपको कोई भी एनालिटिकल, कोई भी केस स्टडी बेस्ड अगर क्वेश्चन आ रहा है तो उसका आंसर इसी फॉर्मेट में देना है, दैट इज PFC। सबसे पहले आप आइडेंटिफाइड प्रोविजंस लिखोगे, फिर केस स्टडी के अंदर जो भी फैक्ट्स है उन्हें कोट करोगे एंड देन यू आर गोइंग टू गिव योर कंक्लूजन बेस्ड ऑन द प्रोविजंस यू हैव रिटन। ठीक है, सो अभी मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे प्रोविजंस लिखा, यहाँ पे प्रोविजन लिखा, देन नीचे जाके यहाँ पे फैक्ट्स लिखा एंड देन लास्ट में मैंने कंक्लूजन लिखा। इन दी मेन आंसर व्हाट यू कैन डू कि आप ये प्रोविजन वर्ड मत लिखना, यानी कि यू कैन डू, आपको इस तरह स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं दैट यू आर गोइंग टू राइट द प्रोविजंस एंड देन फैक्ट्स भी लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कंक्लूजन तो आपको एक हेडिंग बना करके लिखना ही होगा एंड देन यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर आंसर। यानी कि डायरेक्टली आप ना यहाँ से आंसर शुरू कर सकते हो, आपको प्रोविजन हेडिंग डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद नीचे जब आप फैक्ट्स लिख रहे हो तो भी आपको ये फैक्ट्स लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप मेजर लाइन से शुरू कर सकते हैं। बस कंक्लूजन के टाइम पे आपको हेडिंग डालनी होगी ऑफ द कंक्लूजन। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा पूरा आंसर फ्रेम होता है। तो इसी बेसिस पे हम अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, वेदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और यू कैन से एनालिटिकल क्वेश्चन। ठीक है, अब अपन अपने चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन आंसर की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आपके लिखने के लिए यू कैन नोट डाउन दीज थिंग्स इन योर क्लास वर्क कॉपी। प्लीज नोट डाउन ऑल दीज थिंग्स। जस्ट पॉज मी हियर फॉर अ मिनट एंड देन आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पे व्हाट यू शुड
तो आप ये केस स्टडी भी नोट कर सकते हैं। The heading here, analytical question. Then here the answer. यहाँ पे भी आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब आपको सेक्शन नंबर के बारे में पता है, ओनली देन यू आर गोइंग टू राइट इट, अदरवाइज आप कैसे शुरू करोगे? एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, राइट? जब बिल्कुल श्योर हो सेक्शन नंबर के बारे में, कोटेड क्वेश्चन में लिखा हुआ है, डेफिनेटली कोटेड। जहां डाउट है वहां पे आपको इस तरह की लैंग्वेज को यूटिलाइज करना है। इतना ही है, यस, इतना ही है, प्लीज नोट डाउन इट। तो चलिए अब अपने मेजर चैप्टर से शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, प्रीलिमिनरी। नंबर 1, हाँ जी। तो चैप्टर नंबर 1 में हम सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोल रहा है अब क्वेश्चन नंबर 8? MNP Limited is a registered public company having the following। ये सब क्या दे रखे हैं हमारे पास? नंबर ऑफ मेंबर्स दे रखे हैं। कौन कौन है मेंबर? डायरेक्टर एंड रिलेटिव्स हैं, एम्प्लॉयज भी हैं, एक्स एम्प्लॉयज भी हैं, मेंबर्स होल्डिंग कुछ जॉइंट शेयर होल्डर्स भी हैं 14, एंड अदर मेंबर्स कितने हैं? 137। The board of directors of MNP Limited proposes to convert the company into a private limited company। कंपनी क्या चाहती है? खुद को प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट करना चाहती है। Referring the provisions of the Companies Act 2013 advise whether the company can be converted into a private company and whether existing number of members need to be reduced for proposed private company। यानी दो क्वेश्चंस पूछे गए कि क्या अभी करंट जो मेंबर्स हैं हमारे पास उसके बेसिस पे कंपनी कन्वर्ट हो सकती है इन दी प्राइवेट कंपनी, या फिर मेंबर्स हमें कम करने पड़ेंगे, ओनली आफ्टर देन वी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें मेंबर्स की काउंट चेक करनी पड़ेगी। मेंबर्स हमारे कितने हैं? 18, 26, 15, 14 एंड 137। लेकिन हम डायरेक्टली ऐसे चेक नहीं कर सकते। हमारा जो सेक्शन है, सेक्शन कौन सा? प्राइवेट कंपनी का। कौन सा सेक्शन नंबर है वो? सेक्शन नंबर 2, क्लॉज 68, करेक्ट। उसमें 3 रिस्ट्रिक्शंस हमने पढ़ी थी कि प्राइवेट कंपनी पे 3 रिस्ट्रिक्शंस लगती है। एक रिस्ट्रिक्शन तो क्या थी कि वो अपने शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते। दूसरा, मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं? 200 ही हो सकते हैं, और वो जनरल पब्लिक को अपनी सिक्योरिटीज परचेज करने के लिए इनवाइट नहीं कर सकते हैं। ये 3 रिस्ट्रिक्शंस थी। अब जो इसमें 200 वाली रिस्ट्रिक्शन थी उसमें हमने कुछ एक्सेप्शन केसेस भी पढ़े थे। एक्सेप्शन केसेस हमारे क्या क्या थे कि अगर कोई जॉइंट होल्डर होगा उसे हम कैसा कंसिडर करेंगे? सिंगल मेंबर की तरह कंसिडर करेंगे। अगर कोई एम्प्लॉय या एक्स एम्प्लॉय होगा उसे हम कैसा कंसिडर करेंगे? विल नॉट बी कंसिडर्ड होगा। और अगर कोई QIB होगा तो उसे भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो हमने ये 200 की लिमिट में पढ़ा था। अब उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि हमारे पास कितने मेंबर्स हैं। तो 18 ये जो डायरेक्टर्स एंड रिलेटिव्स हैं ये तो काउंट होंगे, एम्प्लॉइज काउंट नहीं होंगे, एक्स एम्प्लॉइज काउंट नहीं होंगे। अब ये कुछ जॉइंट होल्डर्स हैं। कैसे जॉइंट होल्डर्स है कि सबने दो दो शेयर्स, मतलब कि दो जनों ने मिलकर के शेयर्स ले रखे हैं, ठीक है। तो ऐसे में हम कितने मानेंगे? 7 पेयर्स ही मानेंगे। कैसे है ये? 7 पेयर्स है, टोटल तो 14 है, लेकिन सब दो दो के पेयर में है। तो कंपनी के लिए तो क्या है? 7 मेंबर्स ही है। समझ में आया आपको ये बात? टोटल में कितने हैं? 14 है, लेकिन ये सब क्या है? कपल्स है, यानी दो दो का ग्रुप है। तो कंपनी के लिए तो ये जो दो दो का ग्रुप है वो एक सिंगल मेंबर की तरह ही काउंट किया जाएगा ना। तो 14 का कितना हाफ होता है? 7। तो देर आर 7 मेंबर्स। फिर अदर मेंबर्स हमारे कितने हैं? 137। तो अब इन तीनों का हम टोटल करते हैं, 137, 7 एंड 18।
18, 7 एंड 137, 162। तो हमारे पास टोटल कितना आया? 162। मैक्सिमम हम कितने कर सकते हैं? 200 कर सकते हैं, यानी कि ये क्या है? बिलो द लिमिट ही है, यानी कि यस, कंपनी कैन कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। दूसरा आया था कि क्या हमें मेंबर्स रिड्यूस करने पड़ेंगे? देयर इज नो नीड टू रिड्यूस द मेंबर्स। अब हमने ये पूरा समझ लिया कि हमारा आंसर क्या बनेगा। अब इसे एक बार अपन नोट डाउन भी कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8। As per Section 2, Clause 68 of Companies Act 2013, a private company means a company which has minimum paid up share capital as may be prescribed and which by its articles ये restrictions लगाते हैं। restrictions क्या है? restricts transfer of its shares, second, maximum number of members can be up to 200. However, following are not considered under this limit. Right? Employees who received the shares under the employee stock plan or employees whose employment with the company has ceased but still hold the shares received by him during his employment under the employee stock option plan. Third is qualified
institutional देन फिर हम जॉइंट होल्डर्स का लिखेंगे मोर ओवर if two or more person are holding shares jointly, then they are considered as single member in the company. फिर हमारी थर्ड रिस्ट्रिक्शन आ गई prohibits to invite public to subscribe for its security. तो ये तीन हमारी क्या हो गई हैं रिस्ट्रिक्शंस हमने लिख दी। अब आएंगे हमारे फैक्ट्स ऑफ द केस। इन द गिवन केस MNP Limited wants to convert itself into a public company, sorry, into a private company, into a private company so whether they can be converted or required to reduce the number of members in order to perform conversion। तो ये मेरे आगे फैक्ट्स ऑफ द केस। अब लास्ट में मैं लिखूंगी कंक्लूजन। Of above provisions, some members present in accordance with the in accordance with the second exception second restriction is as follows। तो अब क्या कौन कौन है हमारे इसमें डायरेक्टर्स एंड relatives
18 joint shareholders and their members 130. तो ये टोटल हो गया मेरा 162. Therefore, the company can convert itself under private company as number of members are within the limit of 200. Second, further, there is no requirement to reduce members in order to perform तो ये हमारा पूरा आंसर था ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. किस तरह से हमने किया? सबसे पहले हमने फैक्ट्स लिखे केस के, सॉरी पहले प्रोविजंस लिखे, देन हमने फैक्ट्स ऑफ द केस लिखे एंड देन वी गेव द कंक्लूजन. ठीक है. हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टार्टिंग से. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन तो आप होमवर्क मार्क करें. देन ये क्वेश्चन हम एक बार रीड करते हैं. मार्क इट एज क्लास वर्क. इसका क्या लिखा हुआ है इसमें? Hastprat Limited is an unlisted public company having 5 directors in its board, which includes 2 independent directors. Sankul Private Limited is a subsidiary company of Hastprat Limited, actively carrying on its business, having paid up capital of 1.5 crore with 40 members and turnover of 18 crore. And the said company is not a startup company. Yani Sankul Private Limited is not a startup company. In the context of aforesaid case scenario, please answer the following question. Whether Sankul Private Limited is a mandatory required to prepare cash flow statement for the financial year as a part of its financial statements. ये पूछा जा रहा है कि ये जो सब्सिडरी कंपनी है संकुल प्राइवेट लिमिटेड, क्या इसे मैंडेटरीली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत है? Provide your answer by analyzing Sankul Private Limited into following category of companies. हमें ये आंसर कैसे देना है? सारे जो केसेस यहाँ पे बने हुए उन्हें एनालाइज करते हुए देना है. ठीक है, तो अब एक एक देखते हैं. सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि अगर संकुल प्राइवेट लिमिटेड को हम 1% कंपनी मान सकते हैं. द आंसर इज वेरी वेरी नो, नहीं मान सकते. बिकॉज इसमें कितने मेंबर्स हैं? 40 मेंबर्स हैं. एंड 1% कंपनी में कितने मेंबर होने चाहिए? ओनली 1 मेंबर होना चाहिए. यानी कि संकुल प्राइवेट लिमिटेड इज नॉट अ 1% कंपनी. एंड उससे भी पहले मैं आपको एक बार रिवाइज कराना चाहूंगी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन सी कंपनीज को बनाना मैंडेटरी नहीं है. एक तो ओपीसी कंपनी को, एक स्मॉल कंपनी को,
एक डोरमेंट कंपनी को और एक प्राइवेट कंपनी जो कि स्टार्टअप है, उन्हें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना ज़रूरी नहीं है। तो सबसे पहला क्या है ओपीसी, तो ये ओपीसी तो नहीं है संकुल प्राइवेट लिमिटेड। दूसरा आता है स्मॉल कंपनी। अब स्मॉल कंपनी की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें क्या था कि आपका पेड अप शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए, 10 करोड़ का होना चाहिए एंड आपका टर्नओवर कितना होना चाहिए, 100 करोड़ का होना चाहिए। जब ये दोनों लिमिट्स आप कंप्लाई करोगे तब जाकर आप क्या बनोगे, एक स्मॉल कंपनी बनोगे। करेक्ट। अब यहाँ पे कितना है 1.5 करोड़ है एंड यहाँ पे 18 करोड़ है, दैट मीन्स विद इन द लिमिट है। दैट मीन्स संकुल प्राइवेट लिमिटेड को हम क्या कह सकते हैं, स्मॉल कंपनी कह सकते हैं। बट वेट, देर इज अ कैच। संकुल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या है, सब्सिडरी है। सब्सिडरी किसकी है, वो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की, यानी किसकी, एक पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है। और हमने ये बात बहुत स्पेसिफिकली पढ़ी थी कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी की क्या है, सब्सिडरी है, तो भली से वो अपने आर्टिकल्स में क्या है, प्राइवेट कंपनी है, बट हम उसे क्या बोलेंगे, डीम्ड पब्लिक कंपनी बोलेंगे। तो इसकी वजह से संकुल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या बन जाएगी, एक पब्लिक कंपनी बन जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पे तो हमारा पब्लिक कंपनी कवर नहीं हो रहा अंडर द प्रोविजंस की, हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना। दैट मीन्स अब ये क्या है, एक स्मॉल कंपनी भी नहीं रही, एक डीम्ड पब्लिक कंपनी बन चुकी है, यानी कि यहाँ पे भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट आता है डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी मैंने क्या बताया था कि जो कोई अपने बिजनेस वगैरह नहीं कर रही है, बस एक कंपनी बनाकर छोड़ दी है, लेकिन उसमें कोई भी सेल परचेज ट्रांजेक्शन कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन संकुल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो वो भी नहीं है, बिकॉज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्टिवली कैरिंग ऑन इट्स बिजनेस, यानी कि ये क्या है, एक डोरमेंट कंपनी भी नहीं है। फिर लास्ट आता है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में भी स्पेसिफिकली क्या था कि जो स्टार्टअप है उनको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी प्राइवेट कंपनी को तो बनाना पड़ेगा। लेकिन उसमें भी बहुत स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि ये कंपनी क्या है, स्टार्टअप नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे भी हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज अ प्राइवेट कंपनी विच इज नॉट अ स्टार्टअप। एडिशनली इसे हम प्राइवेट कंपनी भी नहीं कह सकते, बिकॉज ये क्या है, डीम्ड पब्लिक कंपनी बन चुकी है, बिकॉज ये सब्सिडरी किसकी है, एक पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है। ठीक है, तो यही हमारे आंसर में लिखा हुआ है। ये आप रीड कर सकते हैं, मैंने एक बार आपके साथ पूरा आंसर डिस्कस कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चंस अभी हम छोड़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वो डेफिनेशंस अभी तक हमने पढ़ी नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर लीविंग दैट पर्टिकुलर क्वेश्चंस। जैसे ही हम वो डेफिनेशंस अपने किसी ना किसी चैप्टर में कवर कर लेंगे, वी आर गोइंग टू डू दैट पर्टिकुलर डेफिनेशंस, पर्टिकुलर क्वेश्चंस आल्सो। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है, हाँ जी, so now this question number 5, we are going to discuss this question। क्या लिखा हुआ है अब इसमें, paid up equity share capital of rupees 50 lakh divided into 5 lakh equity shares carrying voting rights of rupees 10। यानी कि यहाँ पे क्या है, कैरिंग वोटिंग राइट से क्या मतलब है, इक्वल वोटिंग राइट्स है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, देर इज नो चेंज इन द पेड अप शेयर कैपिटल देयर आफ्टर। टर्नओवर कितना है, 2 करोड़ का है। इट इज फर्दर अंडरस्टूड दैट नाइस सॉफ्टवेयर लिमिटेड विच इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, what it is, public limited company, is holding 2 lakh equity shares fully paid up of Smart Solutions Private Limited. Smart Solution Private Limited has filed its financial statements for the said year with the registrar of companies. Let me correct it, this is registrar of companies। आगे क्या लिखा है, एक्सक्लूडिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट विद इन द प्रिस्क्राइब लिमिट। क्या फाइल नहीं किया है, कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइल नहीं किया है during the financial year. The ROC has issued a notice to Smart Solutions Private Limited as it has failed to file the cash flow statement along with the balance sheet and profit and loss account. You are to advise on the following points explaining the provisions of the Companies Act 2013। क्या point है, whether Smart Solution Private Limited shall be deemed to be a small company whose significant equity shares are held by a public company। यहाँ पे ये P नहीं आएगा, यहाँ पे D आएगा, where whose significant equity shares are held by a public company।
तो इसमें पहले आप ये समझो कि हमने क्या देखा, ये स्मार्ट सॉल्यूशंस के हमारे पास डिटेल गिवन है। स्मार्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, इसके कितने इक्विटी शेयर्स हैं? 5 लाख इसके इक्विटी शेयर्स हैं, ठीक है? और कितनी शेयर कैपिटल है? 50 लाख शेयर कैपिटल है एंड टर्नओवर है 2 करोड़ का। अब सबसे पहले हम क्या बात कर लेते हैं, स्मॉल कंपनी के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं। स्मॉल कंपनी कौन सी कंपनी बनती है जिसका पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है? अप टू 10 करोड़ तक की है एंड टर्नओवर कितना है? अप टू 100 करोड़ तक का है। यानी कि इसकी इक्विटी शेयर कैपिटल और टर्नओवर ये तो विद इन द लिमिट है, यानी कि एक बार के लिए हम इसे क्या कह सकते हैं? स्मॉल कंपनी कह सकते हैं। लेकिन अब दूसरा क्या चाहता है यहाँ पे कि ये क्या है, इसके शेयर्स कौन होल्ड कर रहा है? नाइस सॉफ्टवेयर लिमिटेड इसके शेयर्स होल्ड कर रही है, जो कि क्या है, एक पब्लिक कंपनी है। अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि कहीं ये नाइस सॉफ्टवेयर लिमिटेड होल्डिंग कंपनी तो नहीं है ना स्मार्ट सॉल्यूशंस की, यानी स्मार्ट सॉल्यूशंस इज अ सब्सिडरी ऑफ नाइस सॉफ्टवेयर और नॉट। पहले हमें ये भी चेक करना पड़ेगा, बिकॉज अगर ये सब्सिडरी बन गई तो ऐसे केस में अगर पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी क्या कहलाई जाती है? डीम्ड पब्लिक कंपनी कहलाई जाती है। तो यहाँ पे नाइस सॉफ्टवेयर ने कितने शेयर्स अपने पास रख रखे? 2 लाख शेयर्स रख रखे हैं, यानी कि कितने हुए? 2 लाख एंड टोटल कितने हैं? 5 लाख शेयर्स हैं, यानी कि 40% वोटिंग पावर है। सब्सिडरी बनने के लिए कितनी वोटिंग पावर चाहिए होती है? मोर देन हाफ वोटिंग पावर चाहिए होती है, यानी 51% वोटिंग पावर चाहिए होती है। लेकिन यहाँ तो 40% ही है। दैट मीन्स नाइस सॉफ्टवेयर लिमिटेड एंड स्मार्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के बीच में होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन नहीं है। और जैसे ही ये रिलेशन नहीं है तो हम इसे डीम्ड पब्लिक कंपनी बोलेंगे नहीं, एंड ये स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन के अंदर फॉल कर रही है, तो हम व्हाट वी गोइंग टू कॉल इट अ स्मॉल कंपनी। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन था कि whether smart solution private limited shall be deemed to be a small company whose significant equity shares are held by a public company. So yes, we can call it as a small company. Whether smart solution private limited has defaulted in filing its financial statements, उसने क्या-क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल करे थे? सारे करे हैं, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइल नहीं किया है। एंड हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डेफिनिशन में बहुत स्पेसिफिकली पढ़ा था कि ओपीसी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी व्हिच इज़ अ स्टार्टअप कंपनी, उन्हें कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। एंड अभी हमने ये प्रूव किया कि स्मार्ट सॉल्यूशंस क्या है? एक स्मॉल कंपनी है। दैट मीन्स दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल द कैश फ्लो स्टेटमेंट। उन्होंने फाइल भी नहीं किया है, रिक्वायरमेंट भी नहीं है, तो देयर इज़ नो डिफॉल्ट इन फाइलिंग देयर ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है? तो हम लास्ट वाले में क्या लिखेंगे? दैट देयर इज नो डिफॉल्ट। समझ में आया आपको कि एनालिटिकल क्वेश्चन में कितने सारे पॉइंट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस को मिला करके एक क्वेश्चन बनाया गया एंड हमें सारी डेफिनेशंस को ध्यान में रखते हुए अपना आंसर क्या करना था? फॉर्मुलेट करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 में कवर होगा। यहाँ पे ये बाय मिस्टेक ऐड हो गया है। वी विल कवर इट इन चैप्टर नंबर 3। उसके बाद दिस क्वेश्चन प्लीज मार्क इट एज होमवर्क। देन ये वाला क्वेश्चन तो वी हैव डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, this we are going question number 9, we are going to do it afterwards because अभी तक हमने ये definition पढ़ी नहीं है। Same with question number 10, then question number 11, please mark it homework. Then yes,
तो दिस वाज़ द लास्ट क्वेश्चन। तो मैंने आपको टोटल कितने होमवर्क क्वेश्चंस दिए हैं? 1, 2, 3, 4। मैंने आपको टोटल 4 होमवर्क क्वेश्चंस दिए हैं अभी तक इस चैप्टर में से। आई विल जस्ट होप कि मेरी क्लास ओवर होने के बाद आप इन चारों क्वेश्चंस को देखो, कोई एक क्वेश्चन आप भली से लिख के प्रैक्टिस कर लेना जैसे मैंने आपको सिखाया था, एंड बाकी के 3 क्वेश्चंस एक बार आप बिना आंसर देखे खुद से एनालाइज करना। जैसे अभी हमने एनालाइज किया पूरा क्वेश्चन, आप खुद से बैठकर एक बार एनालाइज करने की कोशिश करना कि क्या आंसर बनेगा, क्या-क्या सेक्शंस इसमें अप्लाई हो रहे हैं, एंड देन यू कैन सी द सजेस्टेड आंसर बीइंग गिवन इन द बुक। ठीक है? तो राइटिंग प्रैक्टिस आप एक क्वेश्चन की ज़रूर करोगे। जितने भी मैं आपको होमवर्क दूँगी, रोज़ आप एक क्वेश्चन लिखोगे। एक क्वेश्चन हम भी क्लास में लिखेंगे, एक क्वेश्चन आप भी अपने होमवर्क में लिखेंगे। बाकी क्वेश्चन जैसे हम एनालाइज़ कर रहे हैं क्लास में बैठ के, सेम आप भी एनालाइज़ करेंगे। ठीक है? तो ये हो गए हमारे सारे क्वेश्चंस रिलेटेड टू द प्रीलिमिनरी चैप्टर। अब इनकॉर्पोरेशन की भी देख लेते हैं। हाँ जी, तो अब चैप्टर नंबर 2 में हम सबसे पहला कौन-सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन नंबर 10। क्या लिखा हुआ है अब इस क्वेश्चन में? Alpha School started imparting education on 1st April 2010 with the sole objective of providing education to children of weaker society either free of cost or at a very nominal fee। यानी कि हमने ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू करी है, अल्फा स्कूल एक कंपनी शुरू करी है जिसका क्या ऑब्जेक्टिव है? टू प्रोवाइड द एजुकेशन टू चिल्ड्रन ऑफ वीकर सोसाइटी आइदर एट फॉर फ्री और एट द नॉमिनल fee depending upon the financial condition of their parents. However, on 30th March 2018, it came to the knowledge of the CG that the said school was operating by violating the object of its objective clause, due to which it was granted the status of a Section 8 company under the Companies Act. Describe what powers can be exercised by the central government against the Alpha School in such a case. तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये स्कूल बना तो किस लिए था? अंडर सेक्शन 8 टू प्रोवाइड द एजुकेशन फॉर फ्री, ये ऑब्जेक्टिव था। यानी कि क्या था? ये एक नॉन प्रॉफिट कंपनी थी जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, सिर्फ एजुकेशन प्रोवाइड करना है टू द वीकर सोसाइटी। बट सेंट्रल गवर्नमेंट को इन 30th मार्च 2018 पता चलता है कि वो तो इस अकॉर्डिंग काम कर ही नहीं रहे। वो तो जो हाई एंड स्कूल होते हैं वैसा बना करके एक जो नॉर्मल फीस चार्ज करी जाती है हाई एंड स्कूल की, वो चार्ज करके चला रहे हैं। यानी कि वो कोई फ्री एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करा रहे टू दी चिल्ड्रन ऑफ वीकर सोसाइटी। वो तो एक बड़े स्कूल की तरह जहाँ पे हाई एंड बच्चे आके पढ़ते हैं, वैसे कोई स्कूल रन कर रहे हैं। तो उनका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल भी एजुकेशन प्रोवाइड कराना नहीं है, या फिर उनका कोई नॉन प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव नहीं बचा है, उनका प्रॉफिट मेकिंग ऑब्जेक्टिव ही सामने आया है। तो अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या इस सिचुएशन में कंट्रोल करेगी, क्या एक्शन लेने वाली है इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन अगेंस्ट दी अल्फा स्कूल। तो देखो, ये कंपनी, ये जो नॉन प्रॉफिट कंपनी, वो कौन से सेक्शन में बनी थी? सेक्शन नंबर 8 में बनी थी, करेक्ट। अब सेक्शन 8 में कौन सी कंपनी बन रजिस्टर हो सकती है? जिन्हें क्या मिला है? लाइसेंस मिला है फ्रॉम दी सीजी। सेंट्रल गवर्नमेंट से जब तक आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा टू वर्क एज अ सेक्शन 8 कंपनी, तब तक आरओसी आपको रजिस्टर नहीं करती है अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्शन। ये हमने सेक्शन 8 कंपनी में ही पढ़ा था। लेकिन ये लाइसेंस किस लिए मिलता है? कुछ कंडीशंस फुलफिल करने पे ही मिलता है। वो कौन सी कंडीशंस है हमारी? आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? नॉन प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, यानी एजुकेशन प्रोवाइड कराना, पोस्ट एजुकेशन के बारे में बताना, हेल्थ के बारे में बताना, या फिर ओल्ड एज होम चलाना, ऑर्फनेज होम चलाना। अगर आपके सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं तो ही आपको लाइसेंस मिलेगा। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है इसमें? आपका सेकंड कंडीशन क्या लगती है कि जो भी आपको प्रॉफिट आप कमा रहे हो या कुछ भी आपके इससे अर्निंग हो रही है फॉर रनिंग योर ऑब्जेक्टिव, आपका ऑब्जेक्टिव सिंपल रहना चाहिए, नॉन प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, हेल्थ, ओल्ड एज होम, ऑर्फनेज, यही सब आपके ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। एंड आप कोई भी अगर प्रॉफिट अर्न कर रहे हो या फिर कहीं से भी आपको कोई भी अर्निंग हो रही है, वो सारा का सारा पैसा आप किस लिए यूज करोगे? टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव ही यूज कर सकते हो। एंड थर्ड कंडीशन क्या है कि आप कोई भी
मेंबर को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे आउट ऑफ योर प्रॉफिट्स, यानी कि किसी भी मेंबर को कभी भी कोई डिविडेंड नहीं जा सकता है इन दी सेक्शन 8 कंपनी। अगर आप इन 3 कंडीशंस के साथ फुलफिल करोगे तभी जाकर के सीजी आपको क्या देने वाली है, आपको लाइसेंस देने वाली है। एंड जब तक आप इन कंडीशंस के साथ कंप्लाई करते रहोगे तब तक आपका लाइसेंस बना रहेगा आपके पास। लेकिन अगर आपने इनके साथ नॉन कंप्लायंस किया तो आपसे लाइसेंस वापस से क्या किया जा सकता है, रिवोक किया जा सकता है, आपसे वापस से वो छीना भी जा सकता है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पता चला कि इनके ऑब्जेक्टिव जो ये ऑपरेशन कर रहे हैं वो वायलेटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव क्लॉज है, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट से ये इनकॉर्पोरेट हुए थे टू प्रोवाइड द एजुकेशन टू द वीकर सोसाइटी, वो तो ये फुलफिल कर ही नहीं रहे और उसी की वजह से इनको लाइसेंस दिया गया था। अब अगर उसका वायलेशन हो रहा है तो ऐसे केस में क्या किया जाएगा, रेवोक किया जाएगा लाइसेंस को। अब जैसे ही लाइसेंस रिवोक हो जाएगा तो लाइसेंस के बेसिस पे क्या हुआ था, इनकॉर्पोरेशन भी हुआ था। तो अब इनके इनकॉर्पोरेशन की प्रॉब्लम आ चुकी है कि अब कंपनी को हम सेक्शन 8 के अंदर तो छोड़ नहीं सकते हैं, बिकॉज इनके पास सेक्शन 8 का ड्यू लाइसेंस है नहीं। तो ऐसे केस में अब क्या होगा, देखो इसमें दो केसेस बनते हैं। सीजी इसमें क्या कर सकता है, या तो बोले कि कंपनी को अमालगमेट कर दो। अमालगमेट किसके साथ कर दो, कोई सेम कंपनी के साथ अमालगमेट कर दो जिसके सेम ऑब्जेक्टिव्स है, यानी कोई अनादर सेक्शन 8 कंपनी के साथ इसे अमालगमेट कर दो जिसके क्या है, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी उसके भी क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, एजुकेशन प्रोवाइड कराने के टू दी वीकर सोसाइटी, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। या फिर कंपनी को क्या कर दो, वाइंड अप कर दो। वाइंड अप करके क्या करना है आपको, अगर आपकी कोई भी असेट लाइबिलिटी थी, सपोज आपकी लाइबिलिटीज थी, तो उनको आप पे ऑफ तो कैसे करोगे, असेट्स जो आपके पास होंगे उनसे पे ऑफ करके उन्हें आप सेट ऑफ कर दोगे। उसके बाद भी आपके जो असेट्स का पैसा बच जाएगा उसमें आपके पास दो ऑप्शंस हैं, असेट प्रोसीड्स को यूज करने के दो ऑप्शंस हैं। या तो कोई सिमिलर सेक्शन 8 कंपनी को दे दो जिसके सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स हैं, या फिर वो पैसा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, आईईपीएफ फंड में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये पूरा एक्शन लिया जा सकता है। सबसे पहले तो क्या किया जाएगा, लाइसेंस को रिवोक कर दिया जाएगा। उसके बाद कंपनी को क्या कर सकते हैं, या तो अमालगमेट कर सकते हैं या फिर वाइंडिंग अप कर सकते हैं। तो अब यही पूरा हमें आंसर बना करके लिखना है। लेट्स गो इनटू द क्वेश्चन। यहाँ पर अब हम लिखते हैं चैप्टर नंबर 2 इनकॉर्पोरेशन। एंड इसका हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले हम प्रोविजंस लिखेंगे। तो एज पर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, a license to work, to incorporate and work as a non-profit company only if has in its objects promotion of commerce, art, science, sports, education, and any such other object. Second, intends to apply its profits or income in promoting
its objects, and the third condition is intends to prohibit the payment of dividend to its members. तो सबसे पहले तो हमने ये बता दिया कि कौन सी कंडीशंस के बेसिस पर लाइसेंस ग्रांट होगा। अब हम वो प्रोविजंस लिखेंगे कि अगर कोई भी कंडीशन के साथ वायलेशन किया जाता है तो लाइसेंस क्या कर सकती है, सीजी रिवोक कर सकती है। नेक्स्ट, सीजी पावर, देखो मैंने यहाँ पे गलती करी कि मैंने क्या लिखा, सीजी लिखा, जबकि आपको कभी भी अपने पेपर में शॉर्ट फॉर्म्स यूज नहीं करने, यू हैव टू राइट द फुल फॉर्म, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट power delegated to regional director। may revoke license may revoke license if company is violating the objective the objects on the basis of which license was granted। Second, affairs of company are conducted fraudulently after revocation central government may order company be amalgamated with another company under Section 8 with similar objects। Second, company B wound up and excess assets after setting off against liabilities may either be transferred to similar to company under Section 8 with
similar objects or proceeds of those assets be transferred to insolvency and bankruptcy fund। ठीक है। एक और चीज हो सकती है, क्या, आफ्टर रेवोकेशन कंपनी बी कन्वर्टेड इनटू आइदर लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। रजिस्ट्रार will put either limited or private limited after the name of company। इसमें आप एक लाइन और लिख लीजिए, that however before taking any action central government will give a reasonable opportunity of being heard to the company। तो अब हमारे सारे फैक्ट्स, ओ सॉरी, प्रोविजंस हो चुके हैं। अब हम लिखेंगे फैक्ट्स ऑफ द केस। हमारे फैक्ट्स क्या हैं? इन द गिवन केस what is the name? Alpha School was incorporated as a Section 8 company to impart and promote and provide education to children of weaker society। However, it came to the knowledge of central government that the said school was operating by violating
the objects on the basis of which license was granted. तो ये हो गए हमारे सारे फैक्ट्स। हम ऑलरेडी प्रोविजंस लिख चुके हैं। अब बस हमारा छोटा सा कंक्लूजन जाएगा। विल राइट द कंक्लूजन हियर। In the light of above provisions, central government will revoke license after giving reasonable opportunity of being heard. Company. After revocation, central government may either convert company into private or public company, amalgamate it another Section 8 company, or wind up the company। तो ये हो गया हमारा पूरा कंक्लूजन पार्ट भी। ओके, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा वैसे तो, बट स्टिल आई एम जस्ट पॉजिंग फॉर अ मिनट हियर। देन down this portion, then this portion, then facts of the case and conclusion। ओके, तो नाउ अब आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ जी, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। इसका The Articles of Association of XYZ Limited provides the Board of Directors authority to issue bonds provided such issue is authorized by the shareholders by a necessary resolution in the general meeting of the company. The company was in dire need of funds and therefore it issued the bonds to Mr. X without passing any such resolution in the general meeting. Can Mr. X recover the money from the company?
डिसाइड रेफरिंग द रेलेवेंट प्रोविजंस। तो अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ है कि आर्टिकल्स में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल्स में क्या लिखा हुआ है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फंड तो रेज कर सकते हैं यानी लोन ले सकते हैं, लेकिन उसमें अथॉरिटी ऑथराइजेशन किसका होना चाहिए, शेयर होल्डर्स का ऑथराइजेशन होना चाहिए। यानी कि जब तक शेयर होल्डर्स का रेजोल्यूशन पास नहीं होगा तब तक कोई भी लोन, बॉन्ड, डिबेंचर कुछ भी रेज नहीं कर सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन देयर ओन। अब इस सिचुएशन में कंपनी को फंड्स की नीड थी, तो उन्होंने विदाउट टेकिंग द अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर बॉन्ड इशू कर दिए। यानी कि यहाँ पर क्या नहीं करा है, जो इंटरनल प्रोसीजर था कि शेयर होल्डर्स का अप्रूवल चाहिए वो फॉलो नहीं किया है। देखो हमने तीन डॉक्ट्राइन्स पढ़ी थी, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायस, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या बात करता है कि बाहर वाले लोगों को जो डील करना चाहते हैं कंपनी के साथ, उन्हें किसके बारे में पता हो, कंपनी के मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स के बारे में पता हो। और अगर उन्होंने पढ़ा भी नहीं होगा फिर भी हम क्या मान लेंगे, ये डीम मान लेंगे कि उन्होंने इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ा है, बिकॉज दीज आर द पब्लिक डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी। ठीक है। अब जो ये मिस्टर एक्स है जिसको बॉन्ड्स इशू करे गए, जिसने लोन दिया है कंपनी को, उसने आर्टिकल्स पढ़े। उसमें क्या लिखा था कि हाँ कंपनी बॉन्ड्स इशू कर सकती है, पैसा रेज कर सकती है, बट उसमें शेयर होल्डर्स का अप्रूवल होना चाहिए। अब शेयर होल्डर्स का अप्रूवल इज समथिंग एन इंटरनल प्रोसीजर जिसके बारे में मिस्टर एक्स को पता हो ये जरूरी नहीं है। उसे तो लगेगा कि हाँ आर्टिकल्स में ऑथराइजेशन है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जरूर मतलब जरूरत से कर ही लिया होगा ऑथराइजेशन शेयर होल्डर से जो भी रेजोल्यूशन पास करना है। तो ये इंटरनल प्रोसीजर के बारे में जानना एक आउटसाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इंटरनली कंपनी सारे जो भी प्रोसीजर्स हैं, पॉलिसीज हैं, उनसे कंप्लाई कर रही है नहीं कर रही है, इसके बारे में आउटसाइडर को पता नहीं हो सकता है। जो बातें एमओए में, एओए में लिखी हुई है वही से उसे पता हो सकता है। इसके अलावा कुछ भी अगर इंटरनल प्रोसीजर का होगा तो वो लाइबिलिटी आउटसाइडर के जानने की नहीं है। तो यहाँ पे भली से कंपनी ने ऑथराइजेशन रेजोल्यूशन पास नहीं किया है विद द शेयर होल्डर्स, बट स्टिल company will be liable to pay off the whole amount of bonds to the Mr. X, because Mr. X को क्या मिलेगी, प्रोटेक्शन मिलेगी ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट की इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस, इंटरनल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स के बारे में आउटसाइडर को पता होने की जरूरत नहीं है। और इसमें अगर कोई भी गैप रह रहा है तो इससे आउटसाइडर का नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसी के सब बारे में लिखा है, दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, होमवर्क, देन अब ये क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, Mr. Raja, along with his family members, is running successfully a trading business. He is capable of developing his ideas and participating in the marketplace. To achieve this, Mr. Raja formed a single person economic entity in the form of OPC with his brother Mr. King as its nominee. यानी नॉमिनी किसको बनाया, अपने भाई को बनाया और खुद क्या बन गया, मेंबर बन गया। On 4th May 20, Mr. King withdrew his consent as nominee, यानी कि जो नॉमिनी बना था उसने क्या किया, अपनी कंसेंट को विड्रॉ कर लिया, यानी अब वो नॉमिनी नहीं रहना चाहता। कैन ही डू सो अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर कोई नॉमिनी नहीं रहना चाहता तो वो अपनी कंसेंट से क्या कर जाएगा, विड्रॉ कर जाएगा। किसे नोटिस भेजेगा, मेंबर को भेजेगा। जैसे ही नोटिस मेंबर को मिलेगा उसके 15 दिन में मेंबर को क्या करना पड़ेगा, नया नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, यानी कि कोई भी नॉमिनी कभी भी अपनी कंसेंट से क्या कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है। आगे क्या लिखा है, examine whether the individuals are eligible for being nominated as nominee of the OPC as on 5th May 2022 under the said above act। अब ये यहाँ पे तीन अपने पास ऑप्शन दे रखे हैं कि क्या ये तीन लोगों में से कोई भी ओपीसी का नॉमिनी बन सकता है या नहीं बन सकता है। मिस्टर श्याम सन ऑफ मिस्टर राजा हु इज 15 years old as on 5th May, ये तो मेजर मतलब माइनर है, माइनर को तो हम ना नॉमिनी बना सकते हैं ना ही मेंबर बना सकते हैं, तो ये पर्सन तो मिस्टर श्याम तो नॉमिनी नहीं बन सकते।
Miss Devaki, an Indian citizen, sister of Mr. Raja, stays in Dubai and India. She stayed in India during the period from 2nd January to 16th August. Thereafter, she left for Dubai and stayed there. अब ये मिस देवकी क्या है, इंडियन सिटीजन है, इनकी बहन है, तो हम ये मान रहे हैं एक तो कि ये क्या है, माइनर नहीं है, डीम्ड नॉट माइनर यानी डीम्ड मेजर है। और दूसरा हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि नेचुरल पर्सन, ठीक है नेचुरल पर्सन तो है मिस देव की, दूसरा क्या होता है कि ये इंडियन सिटीजन होने चाहिए, रेसिडेंटशिप से फर्क नहीं पड़ता, ये बाहर रहकर भी ओपीसी इंडिया में ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है कि वो इंडिया में बहुत कम टाइम के लिए रही है। रेसिडेंटशिप होने के लिए कंपनी लॉ में कितने दिन के लिए आपको इंडिया में रहना पड़ेगा, एटलीस्ट 120 डेज इन दी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। लेकिन ये 120 डेज भी इंडिया में नहीं रही है, तो यानी कि ये रेसिडेंट तो नहीं है। स्टिल क्या ये नॉमिनी बन सकती है, द आंसर इज वेरी यस बन सकती है, बिकॉज हमारी कंडीशन इंडियन सिटीजन की है, नॉट ऑफ द रेसिडेंटशिप। अगर आप इंडिया के रेसिडेंट नहीं हो तब भी आप ओपीसी के मेंबर एंड नॉमिनी दोनों ही बन सकते हो। Mr. Ashok, an Indian citizen residing in India who is presently a member of a one person company. देखो हमने ये पढ़ा था कि एक टाइम पे आप दो ओपीसी के मेंबर और दो ओपीसी के नॉमिनी नहीं बन सकते, लेकिन एक टाइम पे एक ओपीसी के मेंबर और दूसरे ओपीसी के नॉमिनी जरूर बन सकते हो। तो अगर मैं मिस्टर अशोक की बात करूं तो वो राजा की कंपनी में क्या बनेंगे, नॉमिनी बनेंगे, लेकिन उन वो खुद एक अलग ओपीसी में क्या है, मेंबर है। तो ये सिचुएशन बिल्कुल हैंडल करी जा सकती है कि एक ओपीसी में आप क्या बन जाओ, मेंबर बन जाओ, और एट द सेम टाइम आप दूसरी ओपीसी में क्या बन जाओ, नॉमिनी बन जाओ। तो ये बिल्कुल बन सकते हैं नॉमिनी, एंड मिस देव की भी नॉमिनी बन सकती है। सिर्फ नॉमिनी कौन नहीं बन सकता, मिस्टर श्याम, जो कि क्या है, माइनर है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। Be put up as homework. Question number 6, homework. This is a direct question. Homework. ये वाला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। क्या लिखा हुआ है, वन ऑफ द मैटर्स कंटेन्ड इन द आर्टिकल्स ऑफ धीमान फाउंडेशन। अब यहाँ पे लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड कुछ नहीं लिखा हुआ, यानी कि कौन सी कंपनी है मेरी, सेक्शन 8 कंपनी है। Incorporated as a limited company under Section 8 of the Companies Act 2013 was altered by passing a special resolution in its general meeting। यानी कि क्या किया जा रहा है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऑल्टरेशन करे जा रहे हैं, और कैसे कर रहे हैं, बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। आगे क्या लिखा हुआ है, and thereafter intimation for the same was given to registrar of companies. However, such alteration in the articles was opposed by Dhwaj and Company, a partnership firm which is its member, and therefore such alteration was not valid. लेकिन उनके one of the member ने क्या बोला कि ये alteration गलत है and it should be void. Advice as per the provisions of the Companies Act 2013 whether the contention of Dhwaj and Company was valid। यानी कि क्या ध्वज एंड कंपनी, यानी कि मेंबर ने जो बोला कि ये जो आप ऑल्टरेशन कर रहे हो बाय पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन, ये गलत है, तो क्या ये जो लाइन बोली है ध्वज एंड कंपनी ने, मेंबर ने, क्या ये सही है क्या फॉर दी कंपनी धीमन फाउंडेशन, एंड वेदर इट कैन बी अ मेंबर इन सच कंपनी। देखो ये जो सेकंड क्वेश्चन है कि क्या एक पार्टनरशिप फर्म मेंबर बन सकती है क्या कंपनी में, तो जनरल कंपनी में, यानी कि जो हमारी लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती है, उनमें तो कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी एलएलपी क्या बन सकती है, मेंबर बन सकती है, लेकिन कभी भी कोई पार्टनरशिप फर्म मेंबर नहीं बन सकती है। लेकिन सेक्शन 8 कंपनी में स्पेशली एक्सेप्शन दिया हुआ है कि हाँ वहां पर एक पार्टनरशिप फर्म भी क्या बन सकती है, मेंबर बन सकती है।
अब दूसरा आता है हमारे ये ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स से रिलेटेड। अगर मैं किसी नॉर्मल कंपनी के आर्टिकल्स में चेंजेस कर रही हूँ या मेमोरेंडम में चेंजेस कर रही हूँ, तब तो ऑब्वियसली मैं स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके करूंगी। लेकिन सेक्शन 8 कंपनी में थोड़ा सा अलग होता है, एक अप्रूवल हमें चाहिए रहता है। मैम किसका अप्रूवल चाहिए रहता है हमें? तो एमओए के केस में यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के केस में तो किसकी हमें चाहिए रहती है अप्रूवल? सीजी की अप्रूवल चाहिए रहती है। और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अगर ऑल्टरेशन करना है तो भी सीजी की अप्रूवल चाहिए रहती है। लेकिन एमओए के केस में तो सीजी ने ये पावर किसको दे दी है? रीजनल डायरेक्टर को दे दी है। एंड एओए के केस में किसको दे दी है? आरओसी को दे दी है। अभी हम किस में चेंज कर रहे हैं? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में चेंज कर रहे हैं, तो हमें प्रीवियस अप्रूवल पहले किससे लेना होगा? आरओसी से लेना पड़ेगा। ठीक है। एंड फर्म वाले मेंबर की बात तो हमने कर ही ली है कि कोई भी पार्टनरशिप फर्म जनरल कंपनी में तो नहीं बन सकती मेंबर, लेकिन सेक्शन 8 कंपनी में जरूर मेंबर बन सकती है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 वी हैव डन। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज आल्सो योर होमवर्क क्वेश्चन। देन the next question, this is a direct question, homework. Now we will discuss the question number 13. XY Limited has its registered office at Mumbai in the state of Maharashtra. For better administrative conveniences, the company wants to shift its registered office from Mumbai to Nasik. यानी सेम स्टेट में वो अपना सिर्फ क्या चेंज कर रहे हैं? सिटी चेंज कर रहे हैं। What formalities the company has to comply with under the provisions of the Companies Act 2013 for shifting its registered office as stated above. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्टेट सेम है, सिर्फ सिटी चेंज हो रही है। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो हमने 4 केसेस पढ़े थे रजिस्टर्ड ऑफिस के चेंज में। या तो हम सेम सिटी में चेंज कर रहे हैं, या हम सेम स्टेट में चेंज कर रहे हैं, या फिर हम सेम स्टेट में चेंज कर रहे हैं लेकिन क्या हो रहा है? हमारी आरओसी चेंज हो रही है। एंड हमारा लास्ट वाला कौन सा था कि हमारी आरओसी ही चेंज हो रही है, यानी कि हम दूसरे स्टेट में ही जा रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा वाला सिचुएशन बन रही है कि हमारी स्टेट सेम है बट सिटी चेंज हो रही है। अब बिकॉज यहाँ पे महाराष्ट्र की बात हो रही है, तो महाराष्ट्र में क्या है? 2 आरओसीज है। अब यहाँ पे एक सिचुएशन तो बन सकती है कि आरओसी सेम रही, या दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि आरओसी चेंज हो गई। अब अगर आरओसी मेरी सेम रही है तो उसमें मुझे सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। लेकिन अगर मेरी आरओसी भी चेंज हुई है तो उसमें मुझे रीजनल डायरेक्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफिकली नहीं लिखा हुआ कि आरओसी सेम है या चेंज हो रही है, तो इसमें आपको प्रिजम्पशन लेकर के, या आप दोनों ही ऑप्शंस दे सकते हो कि इफ वी सपोज that ROC is not getting changed, then in that case only we have to pass the special resolution. या फिर अगर हम ये लेते हैं कि आरओसी भी चेंज हो रही है, रजिस्ट्रार इज गेटिंग चेंज, तो उसमें हमें रीजनल डायरेक्टर से भी परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है। तो ये आंसर बहुत ही हमारा सिंपल सा आ जाएगा। आफ्टर दिस this is the homework. Homework. होमवर्क 16। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 17। क्या बोलता है ये क्वेश्चन? मंगलू एंड फ्रेंड्स गॉट रजिस्टर्ड अ कंपनी इन द नेम ऑफ टेक्समैन एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड। टेक्समैन इज अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। ये जो मंगलू एंड फ्रेंड्स थे ना, इन्होंने कंपनी किस नाम से खोली? टेक्समैन एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड। बट इस नेम से ऑलरेडी पहले ही क्या था? एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क था। आफ्टर 5 years when the owner of trademark came to know about the same। अब 5 साल के बाद ये जो ट्रेडमार्क का ओनर था ना, इसको पता चला कि मेरे ही नेम से एक कंपनी भी खुली हुई है। It filed an application with relevant authority. Can the company be compelled to change its name by the owner of trademark?
कैन द ओनर ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क रिक्वेस्ट द कंपनी एंड देन कंपनी चेंजेस इट्स नेम एट इट्स डिस्क्रिप्शन? तो यहाँ पे दो क्वेश्चंस आते हैं कि क्या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का ओनर कंपनी को कंपेल कर सकता है नेम चेंज करने के लिए? दूसरा क्वेश्चन, क्या वो कंपनी को रिक्वेस्ट करके चेंज करवा सकता है एंड कंपनी क्या अपने डिस्क्रिशन पे यानी खुद के डिसीजन के बेसिस पे क्या अपना नेम चेंज कर सकती है? तो सबसे पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो जनरल लॉ हमने क्या पढ़ा है कि अगर आपने कोई भी ऐसी कंपनी इनकॉर्पोरेट करी है जिसका नाम सिमिलर है, किससे सिमिलर है? या तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी से या फिर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से, तो कंपनी को उस केस में क्या करना पड़ेगा? अपना नेम चेंज करना पड़ेगा। कौन उसको ऑर्डर देगा? एनसीएलटी उसे ऑर्डर देगा कि आप अपना नेम चेंज करो। तो देखो, जब एग्जिस्टिंग कंपनी से नाम सेम होता है तो उसमें तो कोई टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन अगर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से सिमिलर नेम है तो उसमें जो ओनर है रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का, उसे 3 साल के अंदर अंदर यानी विद इन 3 years ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी जाकर के अपील फाइल करनी पड़ेगी, रिक्वेस्ट रेज करनी पड़ेगी कि ये कंपनी सिमिलर मेरे नेम से रजिस्टर हो गई है, इसे आप चेंज करवाइए। अगर वो 3 साल के अंदर नहीं गया तो उसके बाद वो नेम चेंज नहीं करवा पाएगा। तो जो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या वो कंपनी को कंपेल कर सकता है, द आंसर इज नो, नहीं कर सकता, क्योंकि उसे कितने टाइम के बाद पता चला है? आफ्टर 5 years उसे ये बात का पता चला है। दूसरा आता है कि क्या वो कंपनी को रिक्वेस्ट कर सकता है एंड देन कंपनी अपने डिस्क्रिप्शन पे चेंज कर सकती है? द आंसर इज वेरी वेल यस। कंपनी को तो आप रिक्वेस्ट कर ही सकते हो ना, मतलब कि बैठ के अगर बात करके बात अपने सॉल्यूशन आ रहा है तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अगर वो कंपनी को रिक्वेस्ट करता है और कंपनी मान जाती है तो कंपनी अपने बेसिस पे तो नेम को कभी भी चेंज कर सकती है। ये तो हमारे ऑल्टरेशन ऑफ एमओए की तरह हो गया कि हमने क्या किया, हमारे नेम क्लॉज में चेंजेस कर लिए। तो कंपनी अपने डिस्क्रिप्शन पे तो कभी भी अपना नाम चेंज कर सकती है। तो यही इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट होमवर्क, होमवर्क, होमवर्क। ये वाला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। क्या लिखा हुआ है? AB Limited issued equity shares of rupees 1 lakh 10,000 shares of 10 each on 1st April 2022, which have been fully subscribed, whereby XY Limited holds 4,000 shares and PQ Limited holds 2,000 shares in AB Limited. AB Limited के टोटल शेयर्स कितने हैं? 10,000। उसमें से XY Limited के पास कितने हैं? 4,000 शेयर्स एंड PQ के पास कितने हैं? 2,000 शेयर्स हैं। AB Limited is also holding 20% equity shares of RS Limited before the date of issue of equity shares stated above. RS Limited controls the composition of board of directors of XY Limited and PQ Limited. Examine with the relevant provisions of the Companies Act 2013 whether AB Limited is a subsidiary of RS. अब देखो ये जो पूरा क्या है ना, इस तरह से एक पैटर्न बन चुका है। इस पैटर्न को पहले अपन लिख करके सॉल्व करते हैं। तो ये वाला कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 22। ये हम पूरा वैसे लिख के सॉल्व नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बार अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ रहे हैं कि क्या-क्या लिखा हुआ है। तो अगर अब मैं क्वेश्चन की बात करूँ, तो एबी लिमिटेड के शेयर्स कितने हैं? 10,000 शेयर्स हैं, करेक्ट?
उसमें से XY लिमिटेड के पास कितने हैं 4000 शेयर्स है एंड PQ लिमिटेड के पास कितने हैं 2000 शेयर्स है। तो मैं यहाँ पे AB लिखती हूँ एंड यहाँ पे मैं लिखूंगी XY और मैं यहाँ पे लिखूंगी PQ। टोटल 10,000 शेयर्स है, इसके पास 4000 शेयर्स है एंड इसके पास 2000 शेयर्स है, यानी कि 40% यहाँ पर है और 20% यहाँ पर है। यानी दोनों के दोनों ही कंपनीज कंट्रोल तो नहीं रख रही हैं। कंट्रोल क्योंकि कब आता है जब मोर देन हाफ हो, लेकिन ये मोर देन हाफ नहीं है। उसके बाद आगे क्या है, AB लिमिटेड इज ऑल्सो होल्डिंग 20% इक्विटी शेयर्स ऑफ RS लिमिटेड। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ क्या लिखा हुआ है। AB लिमिटेड इज ऑल्सो होल्डिंग 20% इक्विटी शेयर्स ऑफ RS लिमिटेड। AB के पास इक्विटी शेयर्स है RS के 20%। यहाँ से आगे चलती हूँ मैं, RS कितने शेयर्स है 20% शेयर्स हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, और ये बहुत स्पेसिफिकली यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये शेयर्स कब है इसके पास, बिफोर द इशू ऑफ शेयर्स टू XY एंड PQ। यानी कि AB लिमिटेड के पास पहले से ही RS लिमिटेड के 20% शेयर्स थे। कब पहले से है, जो अभी इसने रिसेंट इशू किया है XY को और PQ को। यानी कि जब तक होल्डिंग में मतलब वन ऑफ द शेयर होल्डर में XY और PQ नहीं आए थे, उससे पहले से ही AB लिमिटेड होल्ड करता है 20% शेयर्स ऑफ द RS लिमिटेड। यानी कि AB और RS का जो रिश्ता है ना, वो XY एंड PQ के रिश्ते से पुराना है। आगे फिर क्या लिखा हुआ है, RS लिमिटेड कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ XY लिमिटेड एंड PQ लिमिटेड। अब यही यहाँ पे टर्निंग पॉइंट है कि ये जो RS लिमिटेड है ना, ये कंट्रोल करता है composition of board of directors of both XY Limited and PQ Limited। एंड हमने सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन में ये पढ़ा था कि दो तरीके से कंट्रोल आ सकता है, या तो आप कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल कर लो, या मोर देन हाफ आपके पास क्या हो, वोटिंग पावर हो। अब यहाँ पे RS के पास क्या है, कंट्रोल है कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। यानी कि RS क्या बन गया, होल्डिंग कंपनी बन गई, और ये XY एंड PQ इसके क्या बन गए, सब्सिडरी कंपनी बन गई। और फिर उसके बाद हमने ये भी देखा था कि इन दोनों के शेयर्स को मिलाकर के कितना हो रहा है, 60% हो रहा है, यानी कि मोर देन हाफ। अब RS का डायरेक्टली तो AB के साथ रिलेशन नहीं है, 20% वाला है, बट एक बार इसे साइड में रख करके अपन समझे तो डायरेक्टली तो और कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन थ्रू XY एंड PQ AB भी क्या बन रही है, RS की सब्सिडरी बन रही है, क्योंकि XY एंड PQ की होल्डिंग को मिलाकर के कितना हो रहा है, 60% वोटिंग पावर आ रही है। तो AB क्या बन गई इसकी, RS की सब्सिडरी बन गई, एंड RS इसकी भी क्या बन गई, होल्डिंग कंपनी बन गई। अब ये तो पूरा हमारा केस बन गया, लेकिन AB के पास ऑलरेडी बिफोर द इशू ऑफ शेयर्स टू XY एंड PQ, यानी ये 40% एंड 60% इन दोनों को देने से पहले ही AB के पास क्या था, RS के 20% शेयर्स थे। यानी अब क्या हो चुका है, सब्सिडरी कंपनी के पास होल्डिंग कंपनी के क्या है, शेयर्स हैं। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, whether AB Limited is a subsidiary of RS Limited। क्या AB Limited RS Limited की सब्सिडरी है, द आंसर इज यस, बिल्कुल है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, वेदर AB लिमिटेड कैन होल्ड शेयर्स ऑफ RS लिमिटेड। क्या AB लिमिटेड RS के शेयर्स होल्ड कर सकती है। देखो वैसे तो जनरल सेंस में नहीं कर सकते, लेकिन इसके तीन एक्सेप्शंस होते हैं। तीन एक्सेप्शंस क्या होते हैं, एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ट्रस्टी, एंड दूसरा अगर बिफोर बिफोर बिकमिंग द सब्सिडरी कुछ शेयर्स होल्ड कर रखे हो तो वो शेयर्स आप होल्ड कर सकते हो। एंड जो यहाँ पे भी 20% शेयर्स है वो बिफोर बिकमिंग द सब्सिडरी है, तो ये शेयर्स होल्ड कर सकती है AB लिमिटेड। तो सेकेंड क्वेश्चन का भी आंसर क्या हो जाएगा, यस। फिर थर्ड क्वेश्चन का क्या है, whether AB Limited can vote at AGM of RS Limited। क्या AB वोट कर सकती है at AGM of RS। अब यहाँ पे आता है कि जो हमारे तीन एक्सेप्शंस हैं, उन तीन एक्सेप्शंस में से पहले दो एक्सेप्शंस में तो वोटिंग राइट्स है, यानी लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड ट्रस्टी के केस में तो सब्सिडरी वोट कर सकती है, लेकिन जो शेयर्स उसके पास बिफोर बिकमिंग द सब्सिडरी है उस पर वोटिंग राइट्स उसको नहीं मिलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में आएगा कि नहीं, वो वोट नहीं कर सकते,
द सब्सिडरी कंपनी डज नॉट हैव एनी वोटिंग पावर। तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नो। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा क्वेश्चन जिसके डिटेल वाइज आंसर हमारा ऐसे बनेगा। डन, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 होमवर्क, इसके बाद 24 होमवर्क, 25 होमवर्क, 29 अगेन होमवर्क, 27। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं डायरेक्ट, इसलिए मैं आपको ये होमवर्क में दे रही हूँ। ओके, सो मैंने आपको इन टोटल इस चैप्टर में कितने होमवर्क दिए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। सो मैंने आपको इस चैप्टर में पूरे 21 होमवर्क क्वेश्चंस दिए हैं। देखो, आपको सारे क्वेश्चंस कोई लिख कर के सॉल्व नहीं करने हैं। जस्ट जो हमारे लास्ट में बड़े क्वेश्चंस हैं उनमें से आप एक या मैक्सिमम दो लिख करके देख लेना। बाकी सब आपको, जैसे हम पूरा डिस्कस करते हैं कि क्या केस है, समझते हैं, फिर सेक्शन देखते हैं कि कौन सा इस पे सेक्शन लगेगा, एंड देन अकॉर्डिंगली हम पार्ट बाय पार्ट क्या करते हैं, आंसर डिकोड करते हैं। आपको भी सेम सिचुएशन मतलब सेम क्राइटेरिया फॉलो करना है, एंड देन एक बार सजेस्टेड आंसर चेक करना है कि हमने जो आंसर सोचा है क्या वो करेक्ट है भी या नहीं। सारे आंसर्स लिखने बैठोगे तो बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली टाइम लग जाएगा, सारे लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपके राइटिंग प्रैक्टिस में होना चाहिए कि ठीक है, हमें आता है कि लॉ के आंसर्स हमें किस तरह से ड्राफ्ट करने हैं। ठीक है? तो इतना आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, अगर आप सिर्फ एक बार पढ़ोगे, समझोगे क्या है, एंड देन आंसर डिकोड करोगे। एक क्वेश्चन आप ज़रूर लिख करके सॉल्व करोगे, लिखने में हार्डली आपको 5 से 10 मिनट लगने वाले हैं। इससे ज़्यादा आपको एक क्वेश्चन लिखने में टाइम नहीं लगेगा। आई गेस हम लोग को भी इतना ही टाइम लगता है जब हम क्लास में बैठकर साथ-साथ ही लिखते हैं। तो आप लोग घर पे भी करोगे तो आपको इतना ही टाइम लगेगा, एंड जो मैं आपको अभी तक क्वेश्चंस दिए हैं ना गाइस, उन्हें कंप्लीट ज़रूर 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 कर लेना। अपन ने चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 दोनों के क्वेश्चन आंसर्स देख लिए हैं। आई जस्ट होप कि आप ये सारे क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में एक बार देख लोगे, जो लिखने हैं वो लिख करके देख लोगे, एंड बाकी जो भी आपको एनालाइज करना है उन्हें एनालाइज कर लेंगे। अगर ये जो होमवर्क क्वेश्चंस हैं इनमें कोई भी आपको डाउट आता है तो आप मुझे कभी भी टेक्स्ट कर सकते हो, मैं आपको वो क्वेश्चन पूरा समझा दूंगी। ठीक है? तो अभी के लिए हम अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं। आज अपन ने सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स ही देखे हैं। कल से हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे विच इज चैप्टर नंबर 3, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, चलो अभी अपन करते हैं टाटा बाय बाय।